प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, मैं उन्हें आपको करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा कब विकसित हुई थी? तो आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जिन्हें 2030 में अचीव करना है, और कुल कितने एसडीजी हैं? तो कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो आप बताइए कि सतत विकास की अवधारणा कब विकसित हुई थी? तो विकसित हुई थी दोस्तों ये 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वायरस की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। ए 4 इंटू 10⁻7 मीटर, बी 1 इंटू 10⁻−18 मीटर, सी 1 इंटू 10⁻−19 मीटर, डी 2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी हाल में ही जो कोरोना वायरस गुजरा, तो वायरस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि वायरस आपके रेलवे में भी पूछा जाएगा। तो आप बताइए विषाणु की लंबाई कितनी होती है? तो विषाणु की लंबाई होती है दोस्तों 1 इंटू 10⁻−18 मीटर। और वायरस का शेप कैसा होता है? जनरली स्पायरल्स होते हैं, और उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर से ही ये एक दूसरे से फैलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि एक बल 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का दोनों एक साथ कार्य कर रहा है, तो कण का परिणामी बल क्या होगा? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में नेट फोर्स क्या होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर होगा 1 और 7 न्यूटन के बीच में। कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें इस साइड से एक पहला कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन बनेंगे। मैं दोनों कंडीशन आपको बता देता हूँ। पहला कंडीशन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक साइड से इसमें 4 न्यूटन लग रहा है, दूसरा बल जो है ये 3 न्यूटन लग रहा है। तो ये दोनों का टोटल ऐड करेंगे तो 7 न्यूटन हो जाएगा। और मान लीजिए इसी बॉक्स पर बल, ये डायरेक्शन इसमें नहीं बतलाया है कि किस डायरेक्शन से लग रहा है, इसलिए इसको अब देखते हैं। मान लीजिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसी ऑब्जेक्ट पर, तो ये दोनों माइनस होकर के 1 न्यूटन होगा, इसलिए 1 और 7 न्यूटन के बीच में ये बल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ब्लैक होल से कौन सी किरणें निकलती हैं? आप जानते हैं ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स में होती है, और ये लार्ज डार्क मैटर का बहुत बड़ा सोर्स है। डार्क मैटर्स होते हैं इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी जानकारी कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, और ये जो ब्लैक होल है ये सारी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और इनमें से ब्लैक होल से कौन सी किरण निकलती है, ये आपका प्रश्न है। तो निकलता है एक्सरे। वही एक्सरे जो आपके हड्डी के डॉक्टर्स के पास, वह कौन सा शैवाल है जिसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था पृथ्वी पर सीनोजोइक में। इसको याद करेंगे, सीनोजोइक। सही आंसर होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, और इन दोनों के बीच में ओजोन पाया जाता है, जो कि पृथ्वी से करीब 15 से 20 किलोमीटर, 15 to 20 किलोमीटर के आसपास सरफेस से पाया जाता है। और ओजोन क्या है दोस्तों? ओजोन एक गैस है, इसका सिंबल क्या होता है? O3। तो आप जानते होंगे कि ये O3 गैस है जो सन से हार्मफुल, मान लीजिए ये सन है, सन से जो हार्मफुल यूवी रेज आती है हमारे पृथ्वी पर, उनको एब्जॉर्ब करता है। ये ओजोन एक फ़िल्टर की तरह काम करता है और हार्मफुल किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। हाल ही में आप जानते हैं कि ओजोन में छिद्र बहुत बड़ा होते जा रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर के आसमान में छिद्र काफ़ी बड़ा हो गया है, और 1987 में
ओजोन परत संरक्षण के हेतु एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। मतलब मॉन्ट्रियल एक इंटरनेशनल शहर है, मॉन्ट्रियल, वहाँ पर एक ट्रीटी होती है, मॉन्ट्रियल ट्रीटी, और जहाँ पर ये ओजोन गैस संरक्षण हेतु हम लोगों ने प्रयास किया है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी परजीवी, डी फफूंदी। तो जापानी इंसेफेलाइटिस एक रोग है दोस्तों, जो कि होता है मुख्य रूप से वायरस की वजह से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी वायरस। नेक्स्ट समुद्र में, तो समुद्र होगा उसका आंसर। ये भी प्रश्न एक बार पूछ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ 1/2 mv स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 mv स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है। इनका रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है? यानी अगर किसी पिंड का संवेग हम लोग n गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी n स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने संश्लेषित किया था? जीन जो जेनेटिक मटेरियल है, फादर मदर और मतलब पेरेंट्स से जो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होता है गुण, वो जीन के माध्यम से होता है। डीएनए आरएनए आपने पढ़ाई है, जो अक्सर सवाल बनते हैं। तो बताइए, जीन को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने संश्लेषित किया था? यानी लेबोरेटरी में जीन को सबसे पहले किसने डेवलप किया, बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आर्थर कारनबर्ग। ये बिल्कुल नया सवाल है और अभी परीक्षा में आ रहा है। इन प्रश्नों को आप करके जाएंगे तो आपका चांसेस ज़्यादा होगा एग्ज़ाम में स्कोर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेथोस्कोप व मेगाफोन ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा दोस्तों, स्टेथोस्कोप कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये जो इसका रिसेप्टर पार्ट है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो मेनली क्या करता है? साउंड के सिद्धांत पर कार्य करता है। और मेगाफोन, आप स्पीकर्स वगैरह देखे होंगे, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आसान सवाल है, इसका आप आंसर बताएंगे। तो ये काम करता है दोस्तों रिफ्लेक्शन पर, परावर्तन पर। जैसे ध्वनि जो है इसके इस पोर्शन पर जब टकराती है, ये रिफ्लेक्ट होती है और डॉक्टर को ये जो आला इसके कान में लगा होता है इस पर सुनाई पड़ता है। ये एम्पलीफाई करता है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैव उर्वरक में शामिल है, जैव उर्वरक में क्या शामिल है? ए यूरिया, बी पोटास, साइनोबैक्टीरिया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सारे फिजिकल्स हो जा रहे हैं। यूरिया फिजिकल में है, पोटास में भी है। यहाँ पे जीवंत कौन दिख रहा है आपको? साइनोबैक्टीरिया ही मात्र एक जीवंत है, तो साइनोबैक्टीरिया इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों, तंत्रिकाओं एवं हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन B6, डी विटामिन डी। यानी हार्ट के जो मसल्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन करते हैं, इसमें कौन सा विटामिन उनको हेल्प करता है? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होता है B1, जिसे साइनोकोबालामिन थायमिन कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी में। एक ट्रैफिक पुलिस श्वास नली में निम्न में से कौन सा प्रदूषक तत्व होने की संभावना है? आप देखते होंगे ट्रैफिक में मेनली एयर पोल्यूशन होता है। उसी में पूछा जा रहा है घुमा करके कि एयर पोल्यूशन के कारण जो ट्रैफिक्स में कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, उनका जो श्वास नली है, जो वो सांस लेते हैं, उसमें कौन सी तत्व के प्रेजेंट होने की संभावना ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि जो पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में होंगे वही तो उनके नाक में जाएंगे। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक पुलिस की श्वास नली में निम्न में से कौन सा प्रदूषक तत्व होने की सर्वाधिक आशंका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीसा। ठीक है, लेड। कैसे लिखते हैं इसका सिंबल? PB है इसका सिंबल, लेड। यानी ट्रैफिक में खड़े कांस्टेबल्स के या ट्रैफिक पुलिस के लंग्स में
सीसा होने की संभावना ज़्यादा है और ये उनमें कैंसर का एक कारक भी है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओकोजिन संबंधित है। ओकोजिन किससे संबंधित है? ए तपेदिक टीबी से, बी पीलिया जॉन्डिस से, सी कर्क रोग कैंसर से, डी आंत्रजोर टाइफाइड से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी कर्क रोग से। आप जानते हैं कि कर्क रोग विज्ञान का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। तो ये ऑन्को जो है ये सभी कैंसर में पाए जाने वाला एक मेन कारक है। ठीक है, तो ऑन्कोजीन संबंधित है कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ए जीन के सम्मिश्रण बॉन्डिंग से, बी क्रोमोजोम में बदलाव से, सी जीन के मिश्रण से, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी से। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन से। मैंने आपको बताया था डीएनए आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल्स है और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस गुणधर्म पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में। क्रोमोसोम्स में भी ये बदलाव करते हैं दोस्तों और जीन के जेनेटिक मिश्रण में भी ये बदलाव करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धि भाषाओं का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? यानी पूछा जा रहा है एआई लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गया है, ये कृत्रिम बुद्धि भाषाओं का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5th जनरेशन। किसमें किया गया है? यानी 5th जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं इनमें एआई भाषाओं को विकास करने की क्षमता होती है और एआई जो है ये 5th जनरेशन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तो उम्मीद करता